नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या राजनीति की कोई जाति होती है? जी हां, होती है। राजनीति की जाति ये होती है कि आप प्रतिक्रिया तब दें जब अपराध आपके शासन में नहीं किसी और की सत्ता में हुआ हो। राजनीति की जाति ये होती है कि आप अपराध को छोटा या बड़ा बताएं। राजनीति की जाति ये होती है कि अपराधी की जाति को देखते हुए आप रिएक्ट करें, चाहे मामला दिल्ली का हो या फिर यूपी का हाथरस हो या राजस्थान का करौली। 2 दिन से भगवान अपनी पुजारी की प्रतीक्षा कर रहे हों, लेकिन पुजारी तो मंदिर की 15 बीघा जमीन की रक्षा करते हुए खाक कर दिए गए। 2 दिन से भूखा प्यासा परिवार इंसाफ के लिए राज्य के आका का इंतजार कर रहा है, पर जयपुर में बैठी सरकार को करौली दूर नजर आ रहा है। सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या सर बीजेपी कह रही है सरकार का रवैया लचर है। गहलोत साहब व्यक्ति की लाभ लगा दो, उनने लगा ली, बोल रहे हैं आप लोग उनने लगा ली, हमारे लगा दो। आप लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाता, आप लोग हमारे आग लगा दो, रफा दफा करना कैसे न कैसे केस रफा दफा हो जाए, हमारे आग लगा दो। मतलब नाराजी है, मतलब न मान लो, मतलब भाई साहब कम से कम 4-5 दिन हो गए इस चीज का न मान लो, मतलब फैसला होना चाहिए। मेरे मत्या हुई है न मान लो, मतलब एक तरह से लाख रुपये मिले, सरकारी नौकरी मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो पुजारी परिवार है और गरीब परिवार है, इसके घर में खाने को रोटी तक नहीं है, और उस शर्मसार करने वाली घटना को पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत देख रहा है, और उसके बाद भी अशोक गहलोत का ट्वीट आता है कि हम परिवार के साथ हैं। कहाँ है उसका व्यक्ति? सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या ये जाति का मामला नहीं है, ये मानव जाति का मामला है। शायद इसीलिए सरकार का मामला नहीं है। राजस्थान के अंदर आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, न बच्चे, न महिलाएं, न पुजारी, न ही पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि नकारा और निकम्मा, आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन शब्दों पर आत्मचिंतन की जरूरत है। और जो इनके अघोषित या अर्धघोषित जो इनके अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर जो पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं, वो पॉलिटिकल पर्यटन करना बंद करें और राजस्थान के ऊपर जरा फोकस करें। एक बार यहाँ पर भी आए और यहाँ जनता का हाल पूछें। जो घटना है, निश्चित रूप से उसका मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो भी इसमें जो है अपराधी होंगे, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से कोई समझौता गहलोत सरकार वहां नहीं करेगी। वो पुजारी भी गरीब थे। सपोटरा थाने का ये बूकना गांव है, जहां पर देखा जा सकता है कि यही वह जगह है जहां पर बाबूलाल वैष्णव नाम के पुजारी को आरोप है कि कैलाश मीणा नाम के व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, एक घर को बनाने के लिए इस तरह से ये फूस देख रहे हैं, ये रखा हुआ था और कुछ बाजरे की जो फसल कटी है वो रखी हुई थी, और उसी में पेट्रोल डालकर आग जलाकर, ऐसा आरोप है कि कैलाश मीणा ने बाबूलाल को धकेल दिया और इसी आग में जलकर वो मर गए। उन पुजारी की भी बेटियां हैं। हाँ, ये बेटियां अभी दर्द से बेसुध हैं। विचलित करने वाले दृश्य हैं, मुझे शर्म आती है दिखाते हुए, ऐसे दृश्य को दिखाते हुए बेहद शर्म आती है जना। लेकिन देश की सच्चाई यही है, देश की सच्चाई यही है। नेताओं के जो आस्तीन हैं वो तर नहीं होते आंसुओं से, इस तरह से बेहोश हो रहा। गुंडों ने ईश्वर की जमीन पर लालच भरी नजर डाली। पुजारी ने अपने ठाकुर जी की धरा बचाने के लिए आग में झोंका जाना भी स्वीकार कर लिया। 80% बुजुर्ग शरीर जीते जी जल गया, बाकी 20% जान भी भगवान को ही स्मरण कर रही थी। राजस्थान की सरकार आंख कान बंद करके सो रही थी। नाकामी के लिए कहानियां बुन,
लेकिन सच को तो सामने आना ही होगा। तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। इससे दुखी होकर उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि दर्द तभी दिखेगा जब सत्ता किसी और की है? ऐसा कैसे हो सकता है कि दर्द तभी जगेगा जब उसमें एंगल तलाशा जा सके? करौली पर पीड़ा इसीलिए भी है क्योंकि हाथरस पर हंगामा करने वाले जो स्वर हैं वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। हमने हाथरस से भी रिपोर्टिंग की है आपके लिए। हम करौली का भी सच आपको दिखाते हैं क्योंकि हर मामले में इंसाफ जरूरी है, न्याय जरूरी है। हाथरस के मामले में जो जांच चल रही है, जो नई बातें सामने आ रही हैं, आपको सब दिखाते हैं। इंसाफ का कोई पक्ष नहीं होता कि सभी जाति की बच्ची अपनी बच्चियों के बराबर है और हकीकत ये निकल के आनी चाहिए कि ये कैसे बच्ची खत्म हुई है। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए मैडम, और जो निर्दोष है उसको बाकायदा बरी किया जाना चाहिए। निर्दोष किसी को नहीं फंसाया जाना चाहिए। अगर वो दोषी निकले तो हम खुद आंदोलन करेंगे, उनको फांसी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे हो चाहे जिसके हो। सबकी बेटी बेटी है, हिंदुस्तान की हर बेटी को न्याय मिले और हर बेटी स्वतंत्र कहीं भी आ जा सके, कोई उनकी तरफ नजर उठा के न देख पाए। न्याय का कोई नैरेटिव नहीं होता। बड़ी दूर में घास खोद रही, मैं तो किचन तो फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लौड़िया प्यासी के भैया तू घास उठा रहा जाए के, मैं कहा भैया तू घास उतार के एक बोतल में पानी भरी लगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी के मेरे बेटा तू डारे जाके तब बिजली आएगा, ये पानी पे आवे लग गो छोरा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पॉलिथीन लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है। भाभी लोग इसे साजिश की कोई जाति नहीं होती। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। हाथरस में अपराध तो हुआ है, बेहद दर्दनाक अपराध हुआ है और इसे लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है। एक लड़की की जान गई, लेकिन असली अपराधी बचने नहीं चाहिए। अगर साजिश है तो चेहरे बेनकाब होने चाहिए क्योंकि इंसाफ कभी अधूरा नहीं हो सकता। परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहाँ आया। किसी समाज की बेटी हो लेकिन जिस तरह से उसका चरित्र मीडिया द्वारा या वहाँ के लोगों द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा दुखद है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो जाति से दलित समाज की थी। अगर वो दलित समाज की ना होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए भैया, जांच से पहले जंप करने की जरूरत नहीं है। इस साजिश के सुरमाओं का सच सामने आएगा। वेट एंड वॉच। अब कुछ लोगों को जांच से पहले ही जंप करने की आदत पड़ती है, जांच से पहले ही जजमेंट देने लगते हैं। तो जो है वो इन साजिश के सुरमाओं के सच को सामने आने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और इसके पीछे की मकसद और मंशा का लोगों को पता लगेगा। साजिशों के सच को इंसाफ का इंतजार, षड्यंत्रों से घायल समाज को इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ चाहिए और सच्चा इंसाफ चाहिए ताकि नजीर बने। जो दोषी हैं वो बचे नहीं, निर्दोष हैं। का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो लड़की को वहाँ पर मार के डाल के छोड़ के गए। लड़की को पता नहीं क्या होश आ गया, जब उसने बताया है। अगर लड़की को अगर मार देते तो कौन बताता, इसको जिम्मेदार कौन होता? वो तो अच्छा हुआ लड़की को सांस लौट के आ गई, नहीं तो ये तो तुम्हें ही पता है तुम वहाँ क्या करके ले गए हो। ये तो तुम्हें ही पता है, वहाँ कोई ऐसा हल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, ना कोई शोर नहीं। ये वहाँ से क्या करके ले गए इनको ही पता है। नहीं तो हम कह तो रहे, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो मिलेगी, वो मिलेगी। अरे ऊपर दबाव सब घूम फिर के कोई न कोई बात ऐसी पैदा है रही है रोज। जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं हमको, बतौर जांच ढंग से हो। अभी जैसे 10 दिन बढ़ा दे तो करो, सीबीआई जितनी जल्दी हो सके वो करे। मैम न्याय सबसे मेन मोटिव है कि न्याय मिलना चाहिए। एक निर्दोष फंसने से अच्छा है 10 गुनहगार छूट जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और जांच सीबीआई की होगी, चाहे कोई भी किसी के साथ भी खड़ा हो, सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच करेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। जांच जारी है। एसआईटी तेज रफ्तार से काम कर रही है। कोर्ट संज्ञान ले चुका है। पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। 40 गांव वालों से पूछताछ चल रही है। कुल मिलाकर कोई ऐसा बिंदु छोड़ा नहीं जा रहा जिससे न्याय के साथ समझौते का डर। गांव के चारों तरफ जो है मल्टी लेयर्ड में सुरक्षा दी गई। सबसे पहले जैसे आप देखते होंगे, जैसे गांव में आप एंट्री करते हैं तो वहां पे बैरियर ड्यूटीज है। उसके अलावा जो हमारा जो पीड़ित का घर है उसके आसपास जो है पीएससी की तैनाती की गई है, सादे में ड्यूटी की तैनाती की गई है। जैसा आपने बताया कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। फायर की यूनिट को अभी मेरे द्वारा चेक किया गया था। यहाँ पे डीएफएमडीज भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो परिवारजन है उनको शेडोज भी प्रोवाइड किए गए। हर परिवारजन को 2-2 शेडोज प्रोवाइड किए गए और जहाँ भी वो जाना चाहें तो वो अपने उनको सुरक्षा को साथ में लेके जा सकते हैं। कुछ लोगों की असहनशीलता ऐसी होती है कि वो किसी दूसरे पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ जरूरी है और इसीलिए ये जरूरी है कि हर पक्ष को देखते हुए, सुनते हुए जांच को गहन तरीके से किया जाए और पूरे मामले का सच सामने आए। हाथरस की जांच चल ही रही थी कि साजिश की थ्योरी सामने आ गई। साजिश जातीय दंगों के लोग करे, सभी जो नेता लोग आते हैं बाहर से वही यहाँ दंगा मचा रहे हैं। नहीं कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, इतने दिन होते 60 साल 65 साल की हो गई, अब तक मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। ये तो मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ किसी तरह कोई माहौल में कोई वो नहीं थी। जब झगड़ा हुआ है तो लड़की की रिपोर्ट ली है, सब काम हुआ है, लेकिन ये नेताओं के द्वारा कि जिसमें बवाल बनाया जाए। हमारे समाज में जैसे ये दंगा हुआ है, बच्चों की बात हुई है तो बच्चे भी हाजिर हुए हैं तुरंत। हालांकि विदेश से पैसों के तार भी जुड़े, लेकिन ईडी ने फिलहाल इस एंगल को होल्ड पर रख दिया। पर पीएफआई के 4 लोगों को पुलिस ने धर लिया। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान है, बहराइच का मसूद अहमद, रामपुर का आलम, केरल के मल्लपुरम का। फंडिंग के बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है। इसकी जांच हो, एक पता पड़े कि फंडिंग कहाँ से रही है। दंगे प्रसाद कराने के लिए किया गया है। पीएफआई का पहला ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। 120 करोड़ की फंडिंग पहले भी सीएए के विरोध में हुई थी। अब यहाँ पे दोबारा रेप केस में फिर करी है फंडिंग 100 करोड़ की। यहाँ पीएफआई का तो है ही है सीधा। पीएफआई का नाम इससे पहले सीएए के हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए आया, दिल्ली के दंगों के दोषियों के तौर पर आया, असम के दंगों में आया। इसके लोगों का नाम भारत में प्रतिबंधित सिमी के एक्टिव कार्यकर्ताओं के तौर पर आता है। अब इसका नाम हाथरस के बहाने देश को जलाने की साजिश रचने के तौर पर आया। इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने
न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी। पीएफआई और भीम आर्मी के बीच के कनेक्शन की भी जांच चल रही है। हालांकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर का कहना है कि ये झूठा आरोप है। सवर्णों के बच्चों ने रेप किया, दलित की बच्ची है, कहीं मुसलमान एंगल ला रहे हैं, कहीं पीएफआई एंगल ला रहे हैं। 14 दिन तक आपने कार्रवाई नहीं की, सबको बर्बरता से आपने जलाया पेट्रोल डाल के। पीड़ित परिवार को जो है आपने बंद किया, पीड़ित परिवार को डराया धमकाया आपने, आपका डीएम डराया धमकाता, कार्रवाई आपने नहीं की। आरोप पीएफआई पे, आरोप भीम आर्मी पे। वहां सिर्फ और सिर्फ पीड़ित परिवार की इंतजार देखिए, पीड़ित परिवार कब टूटेगा, इसलिए उसको गांव में रखा गया, अब तक शिफ्ट नहीं किया गया कि ये दबाव में टूटे। राजनीति सवाल उठा रही है कि हाथरस की घटना को दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल करने वाली जांच कहीं मुख्य घटना से ध्यान भटकाने का तरीका तो नहीं है। हाथरस में तमाम बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अब उसी क्रम में वहां ऑपरेशन 40 की शुरुआत हुई है। ऑपरेशन 40 यानी उन गांव वालों से बातचीत जो उस समय वहां पर मौजूद थे, और ये बताया जा रहा है कि इनके जो बयान हैं वो बहुत निर्णायक साबित होंगे। इंसाफ होगा और जल्द होगा। 14 सितंबर को क्या हुआ था? आके बाजरे खेत में से उसको अंदर खींचा गया है और उसके साथ दुपट्टा है, उसके साथ अंदर लेके उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार भी किया है। वहाँ जो घटना हुई है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, न कहाँ वहाँ कोई शोर था ना कोई हल्ला था। इन परिवार वालों को ही बताया वहाँ क्या बात हुई है। 14 सितंबर को क्या हुआ था? ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए। हम अपन ही बता रहे हैं, हमने कोई वाको बुना देखो कि कब गौ है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। जो चिट्ठी आई है माँ ने लिखी तो होती होंगी, पर लेकिन हमने ना देखी। दोनों तरफ से सामने आती बातों ने इस मामले को इतना उलझाया है कि अब एसआईटी प्रत्यक्षदर्शी गांव वालों से पूछताछ कर रही है। हाथरस में एसआईटी का ऑपरेशन 40 से बाहर आएगा हाथरस का सच। ऑपरेशन 40 से मिलेगा पीड़िता को सच्चा न्याय। एसआईटी के पास फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 16 अक्टूबर तक समय है, लिहाजा हर पहलू पर पैनी नजर। गांव के वो लोग जो वारदात के दिन खेत के आसपास थे, गांव के वो लोग जो रात के अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद थे, पीड़िता के परिवार के, आरोपियों के परिजन और वो लोग जो इन दोनों परिवारों के नजदीकी हैं, सबसे पूछताछ चल रही है। पुलिस ने एक कॉल डिटेल शेयर की है जिसके अनुसार 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक आरोपी संदीप की बात पीड़िता के भाई संदीप के नाम से रजिस्टर्ड नंबर पर हुई और 104 बार हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड अहम सबूत माने जाते हैं। फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, काफी बातचीत के 5 से 6 घंटे की बातचीत के रिकॉर्ड हैं। क्या आरोपी है और इसको आप किस तरह से समझाएंगे? ये कौन सी बातचीत हो रही थी? मार्च के महीने तक का रिकॉर्ड है जी। ये तो हम लोगों को पता नहीं किससे बात होती थी, ये तो सब फेक लग रहा है मेरे को तो। नहीं, आपने अपना फोन, क्योंकि आपके फोन नंबर से कई बार कॉल है और उस फोन नंबर से कई बार आपके नंबर पर कॉल है, आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या घर में? जी मेरी मौजूदगी में तो नहीं दिया है क्योंकि अगर हो सकता है पापा ने किसी को दिया हो तो पापा को इतना पता नहीं है, क्योंकि घर में मोबाइल रहता है, पापा के पास ही रहता है। अंधेरे का काम भी चला है मार्च तक। पुलिस ने उस जगह की वीडियो भी जारी की जिसमें खेत पर कुछ ऐसे निशान नजर आ रहे हैं जो मामले की कड़ियां जोड़ने में निर्णायक होंगे। जेल में बंद आरोपियों ने एक चिट्ठी जारी करके खुद को बेकसूर बताया। इस चिट्ठी में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में दोषियों के साथ कोई नहीं खड़ा है, केवल संपूर्ण न्याय के साथ लोग खड़े हैं। जिन बिंदुओं पर गांव वाले जांच चाहते हैं वो भी समझिए। क्या एक ही नाम पर संशय है? क्या पुलिस का एक्शन सही है? क्या एक आरोपी घटनास्थल पर था ही नहीं? 8 से 11:30 बजे तक वो हमारे प्लांट पर काम करने आता था। उस दिन वो वहीं पर था, काम कर रहा था। ये
श्योर है आप 100%? सीसी फुटेज हमारे यहाँ 7 दिन तक का रहता है, उसके बाद वो सीसी फुटेज निकल जाता है। 10 दिन बाद उसका नाम आया है बढ़कर। अगर शुरू से ही पता होती तो सीसी फुटेज निकाल ली जाती। इन तस्वीरों ने भी न्याय की जरूरत को कुछ और बढ़ा दिया। 1 हाथरस की निर्भया, 2 संदीप, इर्द गिर्द आरोपी रामू, लवकुश और रवि। लेकिन इस घेरे के बाहर वो लोग भी हैं जिनमें से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ देखा था। वो खेत वाला लड़का है। अच्छा, तो छोटू घर की साइकिल लेके माने छोटू ने कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला। हाँ, तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की? उसको मदद पानी मांगा, लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ। ये बयान गांव के उस शख्स की है जो खुद को इस केस का चश्मदीद बताता है, और यहाँ जिसके पानी पिलाने की बात हो रही है वो लवकुश है, इस केस में आरोपी जो जेल में। किसी भी अपराध की जाति क्या होती है, ये सवाल आपको कितना भी बेतुका लगे, लेकिन ये सवाल आज हमारे समाज की हकीकत बन चुका है। चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस हो या फिर राजस्थान का करौली में अपराध को आत्महत्या साबित करने में सरकार और प्रशासन ने जितना समय लगाया, काश उतना इंसाफ देने में लगाया होता। समस्या है, वायरस का घोल दे रहे हैं, 2 महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। कुछ खाना जरूरी है? नहीं सर, खाना तो खाएंगे नहीं जब तक हमें कोई मिल नहीं जाता हमारा। अरे सरकार की आंखें बंद हो गई क्या? पट्टी बंद गई क्या सरकार की आंखों पे? उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज तक जैसा चैनल पूरे भारत में जिसको देखता है, क्या अशोक गहलोत उसको सुन नहीं रहा? कोई आत्महत्या करने के बाद मार दिया की गुहार क्यों लगा रहा था, शायद ये राजस्थान में प्रशासन बेहतर समझा पाएगा। लेकिन दोहरे मापदंड पर जरा गौर फरमाइए। मृत्यु से पहले के बयान का हवाला देकर हाथरस में जांच पर एतराज करने वाले नेता ऐसे ही बयान को करौली में सही नहीं मान रहे। के बात 2 है, घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के शासन में घट सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन राजस्थान में होता है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में नहीं होता। अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं, और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए आज हाथरस भी पूछ रहा है कि राजनेताओं ने केवल उनके गांव का रुख क्यों किया, किस मकसद से किया। राजनीति कितना % है? हाँ मैम, हाँ राजनीति 100%। राजनीति नहीं होती तो बवाल नहीं खड़ा, कुछ नहीं होता। पर इंसाफ भी तो जरूरी है ना। उसके इंसाफ तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। शासन, प्रशासन, सियासत, समाज की जो ऊर्जा जांच को सही दिशा में लगाने में लगनी चाहिए थी, वो राजनीति के मैनेजमेंट में उलझी। बात एक लड़की की मौत के इंसाफ की, लेकिन जस्टिस ने जाति का नैरेटिव गढ़ दिया। जो बयान आए वो इंसाफ के लिए कम, जातिगत संघर्ष के सहारे सियासत चमकाने के लिए ज्यादा है। बहन की इज्जत लूटी गई है तो मैं इस ठाकुरों ऐसी का तैसी करता हूँ। बात मौत के इंसाफ की है, लेकिन दंगों की आग में कैसे राजनीति की जमीन मजबूत की जाएगी, इस तरह के बयान ज्यादा है। कभी जातीय संघर्ष नहीं कराए तो अब कैसे मैं करा दूंगा? ये मैं गुंडा समझता था, और अगर मैं पुलिस से नहीं कहता, एडीजीपी साहब से नहीं कहता, तो हकीकत में मैं अपराधी हो सकता था। मैं अपराधी नहीं।
सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं। जाति संप्रदाय संघर्ष से उनके लिए वोटों की जमीन उपजाऊ होती है। ये बात तब और सही साबित होने लगती है जब संकेतों के जरिए इंसाफ की जाति भी तय होती दिखती है। दलित और हिंदू का इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हम दलित हैं तो हमें हिंदू का दर्जा नहीं, हमें है कौन आखिर हम? हाथरस हमेशा गवाह रहेगा इस बात का कि कैसे पुरानी पार्टियों ने हाथरस केस के जरिए अपनी खोई जमीन दोबारा उत्तर प्रदेश की राजनीति से जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने भी हाथरस को एक मौके की तरह देखा। सुलगते पश्चिम बंगाल के जलते सवालों को छोड़कर वो लोग भी यूपी की सियासी रेस में दौड़ लगाते इंसाफ की मांग कब पक्षों में बदल गई, कब न्याय के नैरेटिव सेट होते गए, कब साजिश की जाति बनती चली गई, ये सोचना तो पड़ेगा ताकि न्याय हो और वाकई न्याय। कोई भी पीड़ित परिवार हो, उसे इंसाफ चाहिए। वो ये नहीं देखता कि वो किसके शासन में रह रहा है। उसे तो ये मालूम है कि अगर सरकार सामने है तो क्या उससे वो इंसाफ की आस नहीं लगा सकता। लेकिन दिक्कत हमारे देश में यही है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो दूसरे के शासन में जाकर वहां तो मदद का हाथ बढ़ा देती हैं, लेकिन अपने शासन में रहते हुए, अपनी सत्ता को, अपनी जनता को संभालते हुए वो मरहम तक लगाने को तैयार क्यों नहीं होते आखिर? मेरी बहनें हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मेरे अंदर खून नहीं। अगर इस प्रदेश और देश की किसी बहन, किसी बेटी के साथ दुराचार हो और मैं मानना चाहूं, और नौजवान जिनका खून गर्म है, तथा खून। ये आवाज, ये आंदोलन, ये आक्रोश भी हाथरस की बेटी को न्याय के नाम पर ही। पंचायत नहीं, महापंचायत। छोटे चौधरी के नाम से मशहूर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हाथरस गए थे। वहां से लौटे तो इसे जाट अस्मिता का सवाल बनकर लौटे। आसपास के गांव से सजातीय लोगों का आह्वान किया। हाथरस अपनी जगह अब भी जांच, इंसाफ और सच से जूझ रहा है, लेकिन वहां से निकली राजनीति बड़ी लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। इंसाफ दिलाना ही अगर सबका उद्देश्य है तो जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं, कोर्ट भी काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है, फिर जांच देख लीजिए। करणी सेना, करणी सेना के नेताओं की गांव में उपस्थिति क्या इंसाफ की मांग से ज्यादा जातिगत गोलबंदी की नहीं लगती? आखिर क्यों पीड़ित परिवार को यह कहना पड़ा कि जैसा माहौल गांव में बन रहा है उससे उन्हें डर लगने लगा है? हम तो बस ये चाहते हैं, हमने अपने जान बचानी हमें। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। कोरोना की महामारी खत्म नहीं हुई, धारा 144 लागू है। अगर सिर्फ संवेदनाएं थी तो 4 लोग जाकर भी परिवार के साथ दर्द बांट सकते थे। लेकिन जातिगत हनक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी हो तो ऐसा ही हल्ला होता है। हाथरस ने ये भी देखा और इसके जवाब में सवर्ण समाज की पंचायतों को भी देखा। क्या कोई कभी सोचेगा कि इस सब तमाशे में इंसाफ की मांग कहां पीछे छूट गई? कभी कोई आपने सुना है कोई अपराधी अपराध करके कभी माननीय न्यायालय में या पुलिस के पास जाता हो? कभी चोर कभी चोरी करके बताता है? अगर आज वो सच की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, तो जब इतने दिन तक ये मामला रहा, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? तब उन्होंने पुलिस के सामने ये बात क्यों नहीं रखी? वहां सिर्फ और सिर्फ मामले को डाइवर्ट करने का और मुख्यमंत्री द्वारा जो है किसी को बलि का बकरा बनाकर जो है अपनी जो खामियां कमियां हैं उनको छिपाने का माध्यम ढूंढा जा रहा है। और इसलिए जो है वो फंडिंग और ये सब चीजें, माहौल बिगाड़ना, इन सब की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री ने अपराधियों को संरक्षण देने के लिए किया है, उससे पूरी दुनिया में एक दुख का माहौल है, एक आक्रोश का माहौल है, और मुख्यमंत्री और सरकार इस चीज को समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा
कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। राजनीति की एंट्री ने हाथरस केस को पेचीदा बना दिया है, लेकिन उस सब के बावजूद अंतिम न्याय की मांग बेहद जरूरी है। सच प्रभावित न हो और झूठ हावी न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने पीड़िता के परिवार के प्रत्येक सदस्य को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई। पीड़िता का घर सीसीटीवी की निगरानी में है ताकि हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जा सके। परिवार को 25 लाख रुपए मदद, एक व्यक्ति को नौकरी और एक घर देने का ऐलान किया है। एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी निगरानी में सीबीआई जांच का आग्रह भी किया है। खुद डीआईजी शलभ माथुर जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। पीड़ित और आरोपी परिवारों से बात हो रही है। हर वो बात सच और झूठ की कसौटी पर परखी जा रही है जो पीड़िता के इंसाफ से जुड़ी है। सच का इंतजार सबको है। राजनीति को अपना काम करने दीजिए। आप एक देश की तरह सोचिए। जब तक हम अपराध में जाति, धर्म, सत्ता ढूंढते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान में अपराध खत्म नहीं हो सकता। न्याय की मांग होनी चाहिए, मांग इंसाफ की होनी चाहिए। पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर। न्याय मिले, तो मुआवजा मिले, बच्चे को नौकरी मिल जाए। इतने गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, इससे भी क्या शर्म की बात होगी। ऐसा तो आज इसको जलाया, कल दूसरे को जलाएंगे। न्याय चाहिए मेरे पापा को बड़ा। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति तो करेंगी ही, लेकिन जब तक अपराध में राजनीति की जाएगी, जब तक अपराध में जाति धर्म को देखा जाएगा, जब तक सत्ताधारी पार्टी को देखकर तय होंगी प्रतिक्रियाएं, तब तक अपराध से कैसे लड़ेंगे हम? कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। और पुजारी को जो जिंदा जलाया गया है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की धरती पर अपराधियों को ये तय कर लेना चाहिए कि उनके लिए जगह या तो जेल में है या कोर्ट के जरिए फांसी का फंदा। हिंदुस्तान को एक होना होगा, भारत की सोच जुड़नी होगी, तभी जीतेंगे हम, तभी बढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।